अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने उर्दू टाइपिंग और गूगल डॉक्स वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। गूगल डॉक्स में और एम एस वर्ड में क्या डिफरेंट है, तो ये तमाम चीज़ें आपको हमने बता दी थी। तो इंशाल्लाह ताला आज हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेल क्या है, वर्ड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जो मेहनत जो एफर्ट आपने वर्ड पे पेंट में की थी उससे ज़्यादा अगर आप एफर्ट करेंगे तो देन आपको एक्सेल समझ में आएगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं, सैलरी शीट बनानी हो, इन्वेंट्री सिस्टम बनाना हो, रिपोर्टिंग करनी हो, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी हो। ठीक है, तो ये सब काम हम एक्सेल के ऊपर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्सेल दुनिया का मोस्ट पावरफुल टूल है। अगर हम बोलें कि एक्सेल दुनिया का मोस्ट पावरफुल टूल है तो ये झूठ नहीं होगा। ठीक है, जितने भी आप बैंक सेक्टर देख लें, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख लें, जितनी बड़ी आप इंडस्ट्रीज देख लें, जो उनके अकाउंट्स वगैरह, इन्वेंट्रीज वगैरह होती हैं, एम्प्लॉय की सैलरी रिकॉर्ड वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो एनालाइज कर रहे होते हैं, जो वो एनालाइज कर रहे होते हैं, वो एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जैसा चाहें समराइज कर सकते हैं, जैसा चाहें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, आप फॉर्म फिल किया, उसका डाटा हमारे पास आ गया। अब मुझे मालूम करना, मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके पास 9 ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 10 ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 11 ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 12 ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं विद इन सेकेंड उनको बता सकता हूं कि मेरे पास 9 ईयर के, ठीक है, जिनकी एज 9 ईयर है, वो ये स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई कहता है कि अच्छा कोई ऐसा बताओ कि जो 7 क्लास वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा अब 7 क्लास वाला एज वाला उस तरह का अगर डाटा होगा तो देन तब भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपसे हमने पूछा था तो वहाँ पे 5 to 8 इस तरह से करके था, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सबने 5 to 8 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो एज सबने टाइप की थी, तो वहाँ पर हम एज के ऊपर ये काम कर सकते हैं। दूसरा, क्लियर बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें थी। तो एक्सेल को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम भी होगी, थोड़ा बहुत सारा इश्यूज भी आपको होंगे समझने में, क्योंकि बट आपने समझना है। ठीक है, आपने समझना है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े एक्सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्सेल जो है वो लॉजिकल है। आप वर्ड के साथ एक्सेल को कंपेयर नहीं कर सकते, आप वर्ड को एक्सेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सेल के अंदर काम करने के लिए आपको माइंड अपना यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह से मैथमेटिक आप मैथ करते हैं, मैथ के अंदर क्या होता है, लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी आप मैथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सब हम एक्सेल में यूज़ करेंगे और बहुत कुछ आप एक्सेल के अंदर क्या सीख सकेंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी एक्सेल सीखा हो या उनके स्कूल में एक्सेल करवाया जाता है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सेल पे काम किया हुआ है? जी बिल्कुल, एक्सेल पे आप मार्कशीट भी बना सकते हैं। एक्सेल के ऊपर आप मार्कशीट भी बना सकते हैं।
अच्छा, कुछ नॉर्मल काम किया सर, मेरे स्कूल में था। ओके, तो चले आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना एक्सेल आता है और आपके स्कूल में कितना एक्सेल करवाया गया है। कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। हमें आइडिया हो जाएगा, जब हम एक्सेल के ऊपर आएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना एक्सेल आता है। डेफिनेट वर्ड के अंदर भी आप लोगों ने कुछ ना तो कुछ सीखा ही होगा, कुछ ना तो कुछ आप लोगों ने सीखा ही होगा हमसे, ठीक है। देन एक्सेल के अंदर भी हम आपको कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको सिखाएं, ठीक है। एक्सेल के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सिखा सकें। ओके, चलें देखते हैं कितना आपको एक्सेल आता है। अच्छा, अगर हम एक्सेल की बात करें, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। एक्सेल इज प्रोनाउंस्ड एक्सेल, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन रिलीज 1985। एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1985 में रिलीज हुआ था। वो 1985 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक है। 1985 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। तो अभी क्या है करंट, अगर हम ईयर चेक करें तो 2023, तो अभी भी दुनिया का मोस्ट पावरफुल टूल है। अभी भी ये क्या दुनिया का मोस्ट पावरफुल क्या टूल है, ये देखिए आप, इट इज द मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। डाटा आपके एक्सेल में क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, अकाउंटिंग, बजटिंग, ठीक है, ग्राफ वगैरह, प्रोग्रामिंग, XYZ, ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का हम ओपन करते हैं, जिस तरह से वर्ड हमने ओपन करना देखा था इसी तरह से हम एक्सेल ओपन करते हैं। हमने क्या किया, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस की और देन हमने ई टाइप किया, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल आ गया, ठीक है। क्लिक कर दिया हमने इसके ऊपर। जिस तरह से आपने वर्ड का इंटरफेस देखा था बिल्कुल सेम ही आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आपके पास रिसेंट्स वर्कबुक्स आ रही हैं और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्या टेम्पलेट शो कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से वर्ड के अंदर हम वर्ड यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट का, एक्सेल के अंदर जो हम नेम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वर्कबुक। या तो हम इसको सेपरेट कह रहे होते हैं या तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च का आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट्स के बारे में भी आपको बहुत डिटेल्स के अंदर बताया था, तो वो भी आपको बताने की है दोबारा से ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर दिया। वही अगर ऊपर की अगर आप बात करें रिबन्स की, तो ऊपर वाला अगर आप सेक्शन देखें तो वो आपको सेम नजर आएगा जिस तरह से आपने वर्ड के ऊपर काम किया था। टॉप लेफ्ट के ऊपर आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, टॉप के ऊपर आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेंटर में आपके पास टाइटल बार आ रहा है, राइट साइड पे आपके पास मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर, और उसके साथ आपके पास एक बटन आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का। कौन सा, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया था 3 ऑप्शन होते हैं, इनका क्या काम होता है ये भी आपको बता दिया था। फाइल नीचे हम आते हैं तो ये फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा व्यू, इनको हम क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या कमांड्स होती हैं, ठीक है। नीचे आप आते हैं, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये E9 जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स भी कहते हैं, सेल का एड्रेस भी कह रहे होते हैं, एक्टिव सेल एड्रेस भी कह रहे होते हैं। तो नेम बॉक्स का एक्चुअल में काम क्या है कि जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया होगा, ठीक है, उस सेल का ये आपको क्या करेगा, एड्रेस शो करेगा। जिस सेल पे आपने क्लिक किया होगा उस सेल का आपको क्या करेगा, एड्रेस शो करेगा। जैसा कि आप लोगों को हमने वर्ड के अंदर अगर आप देखें तो हमने टेबल बनाया था, टेबल के अंदर हमारे पास क्या थे, रोज और कॉलम, सेल्स,
ठीक है, वहां पर भी आपको बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रो और कॉलम से क्या एक सेल बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्स आपके पास आ रहे हैं, इसके अंदर आप काम करते हैं, इन बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, और इनके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो इन सेल्स के अंदर करते हैं, ठीक है। मेरे पास जो सेल पे मैंने क्लिक किया होगा, जिस सेल एड्रेस पे मैंने क्लिक किया होगा, ठीक है, उस सेल का एड्रेस शो कर होगा। अब यहां पर देखिए E5 आपके पास आ रहा है, E इट्स मीन्स के आपके पास क्या, अच्छा हमारे पास जो ABCDEF आ रहा है ये हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है, और 1 2 3 हमारे पास क्या है, रोज है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, रोज है, ठीक है। ABCDEFGH हमारे पास क्या कॉलम, और 1 2 3 हमारे पास क्या रोज है। तो आप जब किसी सेल पे क्लिक करते हो तो नेम बॉक्स के ऊपर क्या कॉलम और रो, कॉलम जैसे कि मैंने आपको बताया, रो कॉलम आप कह लें या कॉलम रो कह लें, इसके इंटरसेक्शन से क्या होता है, सेल बनता है। जैसे D और 4 से क्या ये वाला सेल बना, अब E और 4 से ये वाला सेल बनेगा, E10 से ये वाला सेल बना, ये देखें E हाईलाइट भी कर रही है ग्रीन आपके पास, ये देखें। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका कौन सा रो है और कौन सी कॉलम है। तो जो हमारे पास ABC आ रहे हैं ये हमारे पास कॉलम्स है, 1 2 3 जो हमारे पास आ रहे हैं रोज है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें कि एक्सेल के अंदर हमारे पास रोज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो हमारे पास रो जो एक्सेल के अंदर है वो लिमिटेड है, ठीक है। हमारे पास एक्सेल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास रोज और कॉलम हमारे पास क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कितने हैं हमारे पास कॉलम रो, हमारे पास जो रोज हैं वो 1,48,576, 1,48,576 मीन्स के 10,48,576 आपके पास रोज हैं, 10,48,576 आपके पास क्या है रोज है, ठीक है। अच्छा रोज हम वैसे भी देख सकते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किए तो मैं लास्ट सेल पे आ गया। तो यहाँ पर अगर आप नंबर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा 10,48,576, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम पे हमारे पास ABCD आ रहा है, तो हम कॉलम को नहीं बता सकते। XFD क्या है, XFD क्या है कि आपकी पहले सिंगल लेटर की ABC स्टार्ट हुई, देन सिंगल लेटर के बाद डबल लेटर की AB, फिर AC, फिर ये A वाला B में हो गया, फिर B वाला C में हो गया, D वाला, इस तरह से आपकी 2 लेटर की ABC कंप्लीट हुई, फिर जाके 3rd लेटर की आपके पास ABC आई, जिसका लास्ट कॉलम जो आपके पास है वो है XFD, लास्ट जो कॉलम है आपके पास वो है XFD। अच्छा हमारे पास कॉलम अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉलम जो हैं एक्सेल के अंदर 16,384 हैं, ठीक है, 16,384। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ जिसकी मदद से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो हमारे पास क्या है, कॉलम जो है हमारे पास वो 16,384, नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पर शीट आ रहा है, लिखा हुआ शीट 1, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2010, 2007, ठीक है, तो उस वर्जन में 2000 से पहले के जितने भी वर्जन थे, 2010 या उससे पहले के जितने भी वर्जन थे, बाय डिफॉल्ट आपके पास शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आ रहा होता था। अब इन्होंने 2013 से बाद के जितने भी वर्जन है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही शीट आ रही होती है। अगर आपको एक से ज़्यादा शीट चाहिए तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। जितने रोज और कॉलम आपके पास यहाँ पे शो कर रहा था वही रोज और कॉलम आपके पास यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। जितने आपके पास यहाँ पर शीट 1 के अंदर रोज आ रही थी, जितने कॉलम्स आपके पास आ रहे थे वही रोज और कॉलम आपके पास यहाँ पर भी आएंगे। आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हुए मल्टीपल आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें तो स्क्रॉल बार के नीचे तो हमारे पास व्यू बटन
जैसा कि वर्ड के अंदर भी आपको बताए थे, वर्ड के अंदर आपको बताया था हमारे पास पेज लेआउट है, ठीक है, और इसके अलावा रीड मोड है और प्रिंट लेआउट है। तो इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी हमारे पास कुछ व्यू बटन्स है जो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं बोलूँ तो आपसे तो मैं कुछ पूछूंगा नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, पहला जो आपके तीनों में से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, जो है आपके पास नॉर्मल। सेकंड वाला आपके पास है पेज लेआउट, और तीसरा आपके पास है थर्ड वाला पेज ब्रेक प्रीव्यू। इन तीनों में क्या डिफरेंट है वो आगे जाके आपको बताएंगे। हम जो काम कर रहे होते हैं, एक तो हम नॉर्मल व्यू में काम कर रहे होते हैं और सेकंड हमारे पास पेज लेआउट में हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यू में और पेज लेआउट में हम काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम जूम की बात करें तो हमारे पास एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को 500 तक जूम कर सकते थे, ठीक है, एक्सेल के अंदर हम अपनी शीट को क्या कर सकते हैं, 400 तक जूम कर सकते हैं। हम एक्सेल के अंदर शीट को कितना जूम कर सकते हैं, 400 तक जूम कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 10, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक इंट्रो था एक्सेल का इंटरफेस के हवाले से जो आपको दे दिया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही क्लोज करूँगा वही तमाम चीज़ें कि आपने अपनी वर्कबुक को सेव करना है या नहीं, ठीक है, मैंने फिल वर्क कह दिया नॉट सेव। दोबारा से मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, विंडो की प्रेस की मैंने और ई टाइप किया और यहाँ पर मेरे पास क्या एक्सेल आ गया। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कंट्रोल स्क्रॉल बार से आप विंडो को जूम कर सकते हैं। मुझे अगर एक्सेल के अंदर नंबरिंग चाहिए, मुझे अगर एक्सेल के अंदर क्या नंबरिंग चाहिए, तो अगर मुझे एक्सेल के अंदर नंबरिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक तो काम ये 1 2 लिखा एंटर क्लिक कर दिया, 3 लिखा एंटर क्लिक कर दिया, 4 लिखा एंटर क्लिक कर दिया, 5 लिखा एंटर क्लिक कर दिया, 6 लिखा एंटर क्लिक कर दिया, 7 लिखा है एंटर, 8 लिखा एंटर, 9 लिखा एंटर, 10 लिखा है एंटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 10 तक नहीं, मुझे 10,000 तक नंबरिंग चाहिए थी, तो 1 बाय 1 अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, और मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटर में काम करने का मकसद फिर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको समझने होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 लिखा एंटर क्लिक किया, 2 लिखा एंटर क्लिक कर दिया। अब इन दोनों सेल्स को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इन दोनों सेल को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें तो नीचे आपके पास यहाँ पर डॉट बना हुआ है, बॉटम राइट साइड पे क्या आ रहा है, डॉट्स आपके पास आ रहा है। उस डॉट के ऊपर जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आपके माउस का कर्सर प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप माउस का कर्सर प्लस में चेंज हो गया, आप माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे अपने माउस को, जहाँ तक ड्रैग करेंगे आपके पास क्या नंबरिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको मैं बता रहा हूँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा। कहाँ से करना है ये आप समझ लें, 1 लिखा 2 लिखा, ठीक है। फिर इन दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे किया, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बटन छोड़ दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर माउस का कर्सर मैं इस डॉट पे लेके गया और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा, होल्ड करके रखा और नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। एक तो ये था। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप 1 लिखें, ठीक है, आप 2 ना लिखें, आप क्या करें, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर दें, कीबोर्ड से क्या करें, कंट्रोल की प्रेस कर दें। अब कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई, होल्ड करके रखी हुई है और अपने माउस के कर्सर इस डॉट पे लेके आता हूँ जो हमारे पास पहले भी आपने देखा था, और मैंने क्या किया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा और नीचे ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास देन तब भी मेरे पास क्या नंबरिंग आ गई, ठीक है। तीसरा क्या है, मैं यहाँ पर 1 लिखूं,
मैं कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस ना करूं, मैं सिंपल सा यहाँ पर डॉट पे आके नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो इसने मुझे क्या किया 1 1 दे दिया। तो इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑटोफिल ऑप्शन आपके साथ होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखिए ऑटोफिल ऑप्शन, और सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है फिल सीरीज, तो आपके पास क्या होगा सीरीज आपके पास आ जाएगी। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको समझ नहीं है। आप 3 तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से आप नंबर टाइप कर सकते हैं, 1 2 2 नंबर टाइप करके भी आप कर सकते हैं, सिंगल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो सिंगल नंबर के साथ अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है, डबल नंबर के साथ करते हैं तो क्या करना है वो आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर अगर आप देखें रो और कॉलम के सेंटर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑल शीट को वो क्या करेगा सिलेक्ट कर देगा। तो मैंने इस कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दिया, ठीक है। मैंने कीबोर्ड से क्या किया डिलीट की प्रेस कर दी, वो उसने उसको डिलीट कर दिया जितना भी टेक्स्ट था मेरा। ये जो 2 नंबर की लॉजिक है इसको अगर मैं आपको बताऊं तो 1 और 2 मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ड्रैग करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा 3 4 दे देगा। अच्छा ऐसा नहीं है, अब इसके पीछे क्या एक लॉजिक है, इसके पीछे क्या एक लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है कि जब आप 2 नंबर्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बिटवीन जितने नंबर का डिफरेंट होगा, थर्ड नंबर भी आपके पास उसी नंबर के डिफरेंट के साथ आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 1 और सेकंड साइड पे लिखा था मैंने 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जब ड्रैग करूंगा तो इनमें 1 और 2 में कितने नंबर का डिफरेंट है 1 नंबर का, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एंटर 3, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ इसको ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा तो मेरे पास क्या आएगा नहीं, मेरे पास क्या आएगा 1 और 3 में कितने नंबर का डिफरेंट है 2 नंबर का डिफरेंट है, तो मेरे पास जो नंबर सेकंड आएगा वो 2 नंबर के डिफरेंट के साथ आएगा, मींस के 5 आएगा, ठीक है। ठीक है मेरे पास जितने भी आएंगे वो ऑड नंबर्स आपके पास आएंगे। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 और मैं लिखता हूं यहां पर 4, ठीक है, मैंने लिखा 2 और 4, तो मैं जब इनको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरे पास 2 और 4 में कितने नंबर का डिफरेंट है 2 का, तो ये क्या करेगा 6 8 9 10 दे देगा, ठीक है, 9 कह रहा हूं 10, ठीक है ये देखें। तो ये 2 नंबर का जो लॉजिक है वो ये है, ठीक है। अगर आप डाउन साइड पे ड्रैग कर रहे हैं तो टॉप बॉटम वाले सेल पे नंबर होने चाहिए, ठीक है, टॉप बॉटम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो ऊपर नीचे नंबर होने चाहिए। अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूं, अगर मैं इन सेल को राइट साइड पे ड्रैग करता हूं तो ये क्या करेगा मुझे 1 2 1 2 ही दे देगा, ये देखें, ठीक है। अगर राइट साइड पे आपने करना है तो राइट साइड पे 2 नंबर होने चाहिए, क्या होना चाहिए राइट साइड पे 2 नंबर होने चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा 2 4, तो मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मुझे 2 4 2 4 दे देगा, बट अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा 6 8, ठीक है, 10 XYZ दे देगा। यहां तक हो गया हमारा, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 5, मैंने लिखा यहाँ पर 10 और 5। अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा, अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, मैंने 10 और 5 यहाँ पर टाइप किया, ठीक है, और देन इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, इनको अगर मैं राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी,
हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा। इवन नंबर ऑड नंबर कुछ भी नहीं, हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया और राइट साइड पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्यों रिपीट हुआ ये आपको बता दिया गया हुआ है। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं, वैल्यू स्पेस 1। अब एक चीज और कि अगर आपके पास टेक्स्ट के साथ नंबर है और उस सेल को अगर आप ड्रैग करते हो विदाउट किसी की प्रेस किए हुए, कुछ किए, सिंपल आप ड्रैग करते, तो आपके नंबर को वो क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। आपके नंबर को वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा। मींस के वैल्यू 1 है, अगर मैं इसको राइट डाउन साइड पे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 2। मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। ये देखिए, अगर टेक्स्ट के साथ नंबर होगा तो वो आपके पास नंबर को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। आंसर 1 लिखा मैंने। अगर मैं इस सेल को ड्रैग करूंगा तो देन तब भी मेरे पास ये सेम काम ही होगा। अच्छा जी, स्क्रीन थोड़ी सी मैं साइज को कम कर देता हूं। एक्सेल के अंदर कोई भी काम करना हो, ठीक है, एक्सेल के अंदर कोई भी काम करना हो तो हम फार्मूला फंक्शन की मदद से कर रहे होते हैं। या तो हम फार्मूला की मदद से कर रहे होते हैं या तो हम फंक्शन की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी आपने फार्मूला यूज करना है या फंक्शन यूज करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन लगाना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, कोई भी आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फार्मूला या फंक्शन आपने टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। ठीक है, अच्छा चलें देखते हैं। हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, 10 + 5। मैंने क्या लिखा, 10 + 5। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगेन इक्वल का साइन लगाया, 10 - 5, तो मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 50 हो गया, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने, आप देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने काम किया। हमने यहाँ पर क्या किया, एडिशन किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम आते हैं, थोड़ा सा अपने काम को करते हैं चेंज। हम क्या करते हैं, अपने काम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं टाइप कर रहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेल का एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा जिन वैल्यू को मुझे ऐड करना है उन वैल्यू का मैं क्या करूँगा, सेल का एड्रेस दूंगा। जैसे 10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 वाला जो सेल का एड्रेस है वो है D4। आप माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और देन आप चाहें तो खुद भी टाइप कर सकते हैं, चाहें तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने कहा D4 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्लस कर दो, किसके साथ, D5 की वैल्यू के साथ। किसकी वैल्यू के साथ, D5 की वैल्यू के साथ। तो ये मेरे पास 15 आ गया। यहाँ पर मैंने फिर वही कहा, मैंने कहा E4 की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो, किसके साथ, E5 की वैल्यू के साथ। फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पर कहा F4 मल्टीप्लाई कर दो F5 की वैल्यू के साथ, और फिर इसी तरह से मैंने कहा G4 मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, किसके साथ, G5 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, सेम आंसर हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या हुआ, सेम आंसर आ गया। ठीक है, आंसर तो हमारे पास सेम आया, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कोई बताएगा हमें? आंसर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या सेम है, बट जो हमने काम किया है वो अलग अलग पैटर्न से किया है। ठीक है, एक जो हमारा आंसर 1 आ रहा है इसके ऊपर जो हमने काम किया है वो क्या काम किया, हमने कांस्टेंट वैल्यू दी है।
वो हमने क्या काम किया है, कांस्टेंट वैल्यू दी है, और दूसरे में हमने क्या किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। क्या ट्रिक चेंज है, तो वही तो, क्या टाइम, यहाँ पर दोनों पे ये हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। जस्ट जो हमने फार्मूला था उसका थोड़ा सा मेथड हमने चेंज किया। क्या चेंज किया कि जो हमारे पास आंसर 1 था वहाँ पर हमने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू दी है, वहाँ पर हमने क्या काम किया है, कांस्टेंट वैल्यू। इट्स मीन्स कि हमने हार्ड कोड के अंदर वैल्यू दी है। जो 10 था वो हमने खुद टाइप किया, 5 जो था वो हमने खुद टाइप किया है, ठीक है। तो जब अगर आप कोई नंबर खुद टाइप करते हो तो इट्स मीन्स कि वो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, बात समझ में आ रही है। इट्स मीन्स कि वो कांस्टेंट हार्ड कोड वैल्यू, ठीक है, हार्ड कोड वैल्यू। आंसर 2 में आपने क्या किया, सेल का एड्रेस दिया। सेल का एड्रेस देने का फायदा क्या है कि जैसे ही उस सेल के अंदर वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर भी चेंज होगा। जैसे हमने DE4 सेल का एड्रेस दिया था, अब अगर उसके अंदर मैं नंबर जाके चेंज करूंगा, कल को वहां पर कोई चेंजिंग होती है नंबर की, तो मेरे पास ऑटोमेटिक क्या होगा, आंसर भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर 2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो काम किया है वो हमने काम किया है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने काम जो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है। जैसे ही D4 के अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है, चेंज होगी, तो वो हमारे आंसर को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 था, मैं यहाँ पर 8 कर दूँ, जो भी नंबर करूँगा तो ये आंसर, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट वाले आंसर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 5 जो था वो आपने हार्ड कोड वैल्यू दी है, जो आपने हार्ड कोड वैल्यू दी है, ठीक है। ये आपके पास फिक्स मीन्स के अगर आपको इसका आंसर चेंज करना है, ठीक है, इसका इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है इनका, ठीक है। आंसर 1 का इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। आंसर 1 का इन वैल्यू के साथ कोई भी ताल्लुक, कनेक्शन नहीं है, बट इन वैल्यू का आंसर 2 के साथ कनेक्शन है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर दूंगा तो मेरा आंसर 2 भी 0 हो जाएगा। ये देखें, आंसर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वैल्यू दी थी वो कांस्टेंट वैल्यू दी थी, जो आपने वैल्यू दी थी वो आपने क्या किया था, कांस्टेंट वैल्यू दी थी। अगर आपने इसका आंसर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके जो भी वैल्यू है उसको आप चेंज कर दें, ठीक है। ये देखें, देन चेंज होगा। तो ये चीज़ है, ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी, और देन दूसरा हमारे पास क्या था, सेल का एड्रेस था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से शीट को नीचे कर लेता हूँ स्क्रॉल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं,
मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मुझे इनको क्या करना है, जमा करना है, मुझे इनको क्या करना है, ऐड करना है, जमा करना है। कैसे कर सकता हूँ? अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम सेल का एड्रेस दे दें, हम सेल का एड्रेस दे दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा या चेंज आएगा? हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा या चेंज आएगा? क्या हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बट डिफरेंट क्या है कि अगर कल को मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ तो मेरा आंसर 1 चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट आंसर 2 चेंज हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अगर मैं बाद में वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये आंसर चेंज नहीं होगा, बट ये वाला आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमारे पास ये 7 वैल्यूज थी। अगर हमारे पास 700 वैल्यू होती या 7000 वैल्यू होती या 7 लाख वैल्यू होती, तो अगर हम एक एक सेल सेलेक्ट करते तो बहुत इशू होता। ठीक है, मीन्स का 7000 भी अगर आप सेल सेलेक्ट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता आपको। ठीक है, और मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती। तो हमारे पास एक्सेल के अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हमारे पास, जो हमारे काम को बहुत ही इजी कर देते हैं, जो हमारे काम को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फंक्शन का बताऊं कि मैं हूं, मेरा भाई है एक छोटा और एक मेरा बड़ा भाई है। अब कुछ ऐसे काम है जो हम तीनों भाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम तीनों भाई कर सकते हैं। अब मामा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस से वो काम करवाती हैं। ठीक है, किससे वो काम करवाती हैं। अब इसी तरह से कुछ ऐसे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, मेरा ना बड़ा भाई कर सकता ना छोटा भाई कर सकता है। तो इट्स मीन्स कि वो मुझे कॉल करेंगे, वो मुझे बोलेंगे। ठीक है, वो काम मेरे से करवाएंगे। कुछ ऐसे काम है जो मैं नहीं कर सकता, मेरा बड़ा भाई कर सकता है। तो इट्स मीन्स कि वो मुझे नहीं बोलेंगी, वो किसको, मेरे बड़े भाई को बोलेंगी। तो इसी तरह से एक्सेल के अंदर आपके फंक्शंस हैं। एक काम को मल्टीपल फंक्शन मीन्स के एक जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपका काम मल्टीपल फंक्शन भी कर सकते हैं। मीन्स कि एक से ज़्यादा उस टाइम वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपने समझना है फंक्शंस का काम क्या है और इन फंक्शन से आप क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक्सेल के अंदर हमारे पास 400 से अबव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, 400 से अबव फंक्शन है एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर हम ना 20-30 फंक्शन देखेंगे बस। ठीक है, और बस। ठीक है, तो फंक्शंस आपके काम को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। आपको फंक्शन का जो पर्पस है वो समझना है, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए है और आप इससे क्या काम ले सकते हैं। ये फंक्शन किस काम के लिए और इससे आप क्या काम ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चले आते हैं फंक्शन के ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस।
ठीक है। तो फंक्शन टाइप करने के लिए भी आपको सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करना होता है, देन उसके बाद आप आते हैं, जो भी फंक्शन आपने यूज करना है, जो भी फंक्शन आपने यूज करना है, आप वो फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो फंक्शन यूज करना है वो करना है सम का फंक्शन। मुझे जो फंक्शन यूज करना है वो क्या करना है, सम का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अब सम का फंक्शन मेरे पास थर्ड नंबर पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूं, मैंने एस लिखा तो एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे वो हमारे पास आ जाएंगे। मैंने जैसे एस यू लिखा तो वो उसी क्या करता रहा, उसको फिल्टराइज करता रहा, एस यू वाले मेरे पास सारे फंक्शन आ गए। तो मेरे पास जो सम है फंक्शन वो थर्ड नंबर पे, या तो मैं फंक्शन का कंप्लीट नेम लिख दूं, ठीक है। अगर मुझे कंप्लीट नेम नहीं लिखना तो मैं क्या करूंगा, डाउन एरो की प्रेस करके उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूंगा। कीबोर्ड से क्या करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा। अच्छा, टैब की प्रेस करने से पहले अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास आ रहा है एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, ठीक है। जो भी आप उसको रेंज दोगे उन तमाम सेल्स के अंदर जो वैल्यू होंगी उनको क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एस सम के फंक्शन पे हूं और मैंने कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दी। क्या किया, टैब की प्रेस कर दी, तो ये मेरे पास फंक्शन ओपन हो गए। ये मेरे पास क्या, फंक्शन ओपन हो गया। ये फंक्शन का नेम है। राउंड ब्रैकेट को हम कह रहे होते हैं एक्सेल के अंदर पैरेंथेसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर तीन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर 5, 10, 20 और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं आर्गुमेंट वो कितने पास कर सकते हैं, 255। हर किसी एक फंक्शन में नहीं, स्पेसिफिक फंक्शंस के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप तीन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर आप चार आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ 5, 10, 20 और मैक्सिमम 255। ये आर्गुमेंट्स क्या हैं ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर 3 और कुछ ऐसे जो आपके पास 4, 5, 6 और मैक्सिमम आप जो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं वो है 255। तो मेरे पास यहाँ पर आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, मैंने यहां पर क्लिक किया, फर्स्ट आर्गुमेंट दिया, कॉमा दिया, सेकंड आर्गुमेंट दिया, कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट, फोर्थ कॉमा, फिफ्थ कॉमा। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस का साइन लगा रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस का साइन लगा रहे थे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस का साइन लगा रहे थे। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमने क्या किया, फर्स्ट आर्गुमेंट दिया, देन कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट, कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट, कॉमा, फोर्थ आर्गुमेंट, इस तरह से हमने आर्गुमेंट दिए। अब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास क्या हुआ, सेम आंसर आया। आप देख सकते हैं, आप ऐसे काम करें, ऐसे काम करें या ऐसे काम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब बात तो वही आ गई कि यहां पर भी हमें एक एक सेल सिलेक्ट करना पड़ रहा है। नहीं भाइयों, यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली एक एक सेल सिलेक्ट करो या एक साथ रेंज पास कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली एक एक सेल सिलेक्ट करो या आप रेंज दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आपके पास देखिए सेम आया, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास सम का फंक्शन। इसी तरह से हम आते हैं काउंट ए के फंक्शन के ऊपर। काउंट का फंक्शन, सम का फंक्शन हमने देख लिया, आपको समझ में आ गया काउंट का सम का फंक्शन क्या करता है। अब आते हैं हम काउंट के फंक्शन के ऊपर। इक्वल का साइन, काउंट का फंक्शन। अब काउंट के फंक्शन में ये क्या कह रहा है, जी काउंट का फंक्शन क्या कह रही है, ऊपर जो भी आपने फंक्शन यूज करना है आप उसका सिंटैक्स लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चल सके कि ये फंक्शन से आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर। अच्छा जी, काउंट क्या करता है, गिनता है। ठीक है, अब यहां पर ये आपको बता रहा है किस चीज को ये गिनेगा, ये आपको बता रहा है किस चीज को ये गिनेगा। तो कंटेन नंबर का मतलब होता है ओनली नंबर्स। ठीक है, क्या कंटेन नंबर का मतलब होता है ओनली नंबर। तो यहां पर मैंने टैब की प्रेस की और यहां पर मैंने क्या किया, रेंज सेलेक्ट कर दी। ठीक है, यहां पर मैंने क्या की, रेंज सेलेक्ट की। ठीक है, डी फॉर, अब मैं यहां पर रेंज भी दे सकता हूं और मैं चाहूं तो इंडिविजुअली एक एक सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए, अच्छा पता कैसे चलेगा कि आप यहां पर कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका डॉट डॉट आ रहा होता है। ठीक है, अगर आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और आगे डॉट डॉट आ रहा है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक दो से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू काउंट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा वैल्यू 4 कॉमा वैल्यू 5 कॉमा वैल्यू 6। ये देखें क्या आया, 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 1 2 3 और 4 5। काउंट का फंक्शन क्या करता है, जो आप उसको रेंज देते हो, सेल का एड्रेस देते हो, उनको काउंट करेगा जिन सेल के अंदर ओनली नंबर्स होंगे। ठीक है,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने इंडिविजुअली एक एक सेल का एड्रेस दिया था, आप चाहें तो एक साथ रेंज भी दे सकते हैं। ये लो, ओहो, एक साथ आप रेंज भी दे सकते हैं। एंटर क्लिक किया, 5 आ गया, ठीक है, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है काउंट ए का, ठीक है, काउंट ए का। तो काउंट ए में अगर हम आते हैं तो यहां पर काउंट ए क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, अब ये काउंट ए का फंक्शन किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं? काउंट का फंक्शन, काउंट ए का जो फंक्शन है वो किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं? क्या कह रहा है ये? काउंट ए का फंक्शन किस काम के लिए हम यूज कर सकते हैं? काउंट ए का फंक्शन वो कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मींस के एम्प्टी सेल के अलावा वो तमाम सेल को काउंट करेगा, नंबर हो या टेक्स्ट हो, या नंबर और टेक्स्ट हो, वो तो यहां पर ये क्या करेगा, एम्प्टी सेल के अलावा तमाम सेल को काउंट करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आप एक एक सेल को सिलेक्ट करें या आप रेंज दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं काउंट ब्लैंक के ऊपर। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक अगर हम देखें तो काउंट ब्लैंक क्या कह रहा है हमें जी, क्या कह रहा है काउंट ब्लैंक? क्या करते हैं आप, चलें अच्छी बात है, जो भी यार, हमें क्या। अच्छा, तो काउंट ब्लैंक में क्या करेगा, वो बता रहा है आपको काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। ठीक है, तो जो भी आप उसको रेंज दोगे उसके अंदर जो एम्प्टी सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको रेंज देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या मैं इस फंक्शन में इंडिविजुअली एक एक सेल दे सकता हूँ? क्या मैं इसके अंदर एक एक सेल दे सकता हूँ? जैसे बाकी काउंट के अंदर हमने काम किया था, काउंट ए के अंदर काम किया था, क्या इसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दे सकते। आपको अभी बताया था कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट दे सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर आप 3 आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो जब भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो मैंने आपको कहा था नीचे आर्गुमेंट की तरफ लाजमी देखा करें। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ना ऑप्शनल है। हम यहाँ पर एक सेल या रेंज एक दफ़ा ही सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। इट्स मीन्स के आर्गुमेंट क्या, आर्गुमेंट को सेपरेट कौन करता है, कॉमा। तो आप कॉमा नहीं लगा सकते, आप कॉमा लगा के सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। तो मैं एंटर करता हूं, तो मेरे पास ये क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। तो यहां पर अगर आप देखें नीचे ध्यान से, तो ये आपके पास एक ही आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ही आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आप एक सेल देना चाहते हैं, आप एक सेल दे दें, आप रेंज देना चाहते हैं, आप रेंज दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सम का फंक्शन हमने देख लिया, काउंट का देख लिया, काउंट ए का देख लिया, काउंट ब्लैंक का देख लिया, टोटल हमने कितने 4 फंक्शन देख लिए। तो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में हम अपना एक्सेल एंड करेंगे। ठीक है, काउंट हमने देख लिया, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ पे आते हैं हम। मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा है, ठीक है, मुझे इस डाटा में मालूम करना है कि फीमेल कितनी है। ठीक है, और मुझे इसमें फीमेल को काउंट करना है। मुझे इस डाटा में क्या करना है, फीमेल को काउंट करना है। हाउ मैनी फीमेल्स इन स्पेसिफिक रेंज, मुझे मालूम करना है कि इस रेंज में फीमेल्स कितनी हैं। ये तो आप देख के बता रहे हो ना, अगर मेरे पास डाटा 4000 हो, 4 लाख डाटा हो, तो फिर कैसे बताओगे। ये तो आप देख के बता रहे हो ना कि आपके पास छोटा सा डाटा है, तो आप देख के फौरन से आप बता रहे हो कि 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये डाटा आपके पास 4000 हो, 400 डाटा आपके पास हो, तो फिर आप कैसे बताओगे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। जिस तरह से हमने काउंट का फंक्शन देखा, काउंट ए का देखा, सम का देखा, ठीक है, काउंट ब्लैंक का देखा, इसी तरह से हम फंक्शन देखेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज काउंट करनी है, तो उसके लिए फंक्शन जो यूज होता है वो होता है काउंट इफ का। ठीक है, इफ होता है, इफ का मतलब होता है अगर ये है तो काउंट कर दो। काउंट का काम है गिनना। ठीक है, तो काउंट इफ का फंक्शन यूज होता है कोई स्पेसिफिक चीज काउंट करने के लिए। ठीक है, काउंट इफ जो यूज होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक किसी चीज को काउंट करने के लिए, किसी आइटम को काउंट करने के लिए। ठीक है, काउंट इफ का फंक्शन।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। तो काउंट इफ के फंक्शन के अंदर अगर आप आते हैं तो ये क्या कह रहा है, काउंट इफ का फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ठीक है, जो आप उसको कंडीशन दोगे अगर वो मैच कर गई रेंज में तो वो क्या करेगा, उस चीज को काउंट करके देगा। ठीक है, तो काउंट इफ के अंदर हमारे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, एक रेंज और सेकंड हमारे पास है क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको रेंज असाइन किया, देन कॉमा लगाया, इन्वर्टर कॉमा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फीमेल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे इस रेंज के अंदर फीमेल काउंट करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंट इफ का फंक्शन। ठीक है, तो हमने कितने फंक्शन देख लिए, 1 2 3 4 5 फंक्शन देख लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग देखते हैं। सम का फंक्शन देख लिया, सम का देख लिया, काउंट का देख लिया, काउंट ए का देख लिया, काउंट ब्लैंक का देख लिया। तो ये सब फंक्शंस हमने देख लिए। ठीक है, काउंट इफ के अंदर आप जो भी चीज, काउंट इफ के अंदर जो भी चीज आप काउंट करवाना चाहते हैं, काउंट इफ के अंदर जो भी चीज, कोई स्पेसिफिक चीज आपने काउंट करवानी है, आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक आइटम आपने काउंट करना है तो इट्स मींस काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट को आपने काउंट करना है तो आपके पास क्या होगा, काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। अगर आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, उसमें से किसी स्पेसिफिक कलर को आपने काउंट करना है तो काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें। हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। किसी को इनके नाम का पता है, किसी को इनके नाम का पता है? जी, किसी को इनके नाम का पता है? ये टैग्स नहीं है बेटा, टैग्स नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, कोई बताए? एक ने कहा लेस देन, अच्छा जी, जो हमारे पास ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? जी, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, लेस देन। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन। ठीक है, और less than, equal to, और ये हमारे पास होता है इक्वल, और ये हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू।
ये अपने पास नोट डाउन कर ले, क्योंकि इनकी आगे आपको बहुत ज़रूरत आएगी। ठीक है, इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़े आएगी, तो आपको इन साइन के बारे में पता होना चाहिए, कौन से साइन को क्या कहते हैं। जी, ये सबने लिख लिया अपने पास? सबने लिख लिया अपने पास? अच्छा, अब ये तमाम जो आपको ऑपरेटर बताए गए हैं, इनको हम एक्सेल में कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, कोई चीज को अगर हमने कंपेयर करना है एक्सेल के अंदर, तो इन ऑपरेटर की मदद से हम कर रहे होते हैं। कोई सी चीज को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं? इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अच्छा, आते हैं अब यहां पर अगर आप देखें तो क्या मैं ये वाला ऑपरेटर टेक्स्ट में यूज कर सकता हूं? ये वाला ऑपरेटर मैं टेक्स्ट में यूज कर सकता हूं? ये वाला ऑपरेटर जो ग्रेटर देन का है, क्या मैं किसी टेक्स्ट में यूज कर सकता हूं? नो, बिल्कुल सही कहा। तो मैं यहां पर टेक्स्ट के लिए यूज नहीं कर सकता। मे बी यस, नहीं, नो है। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम ये दो यूज कर रहे होते हैं। टेक्स्ट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? ये दो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और नंबर्स के लिए सब हम यूज कर सकते हैं। नंबर्स के लिए हम ये सब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम या तो ये इक्वल टू का यूज कर रहे होते हैं, या तो हम नॉट इक्वल टू का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे।
मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कोई 18-20 नंबर्स हैं। मुझे क्या करना है, इस रेंज में डी वाली जो रेंज है मेरे पास, इस रेंज में मुझे मालूम करना है 30 से अबव कितने नंबर्स हैं। 30 से अबव कितने नंबर्स हैं मेरे पास, मुझे इस रेंज में मालूम करना है कि 30 से अबव कितने नंबर हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे फंक्शन टाइप करके बताएं। पूरा फंक्शन मुझे लिख के बताएं, पूरा फंक्शन। काउंट इफ तो पता है, काउंट इफ यूज होगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो पूरा फंक्शन मुझे लिख के बताएं, क्या काम करूंगा। मुझे यहाँ पर मालूम करना है 30 से अबव कितने नंबर है मेरे पास। हाउ मेनी 30, पूरा फंक्शन टाइप करके दो मुझे, पूरा फंक्शन। हाँ, जैसे ये ईशा ने किया है, ईशा ने कहा काउंट, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस कर दी है ईशा ने, इसमें एक चीज ईशा आपने मिस कर दी है। सब एक एक चीज मिस कर रहे हैं, सब एक एक चीज मिस कर रहे हैं, ठीक है, सब एक एक चीज मिस कर रहे हैं। सब ने एक एक। अब यहां पर जो हम काम करेंगे, हमने कहा काउंट इफ, और यहां पर मैंने क्या किया, रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, ठीक है। यहां पर मैं इस तरह से नहीं दे सकता 30, इस तरह से अगर मैं लिखता हूं ना तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्टर कॉमा के अंदर रैप करना होगा। ये देखें क्या करना होगा, इन्वर्टर कॉमा के अंदर रैप करना होगा। तो मेरे पास ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 30 के जितने भी नंबर्स होंगे वो मुझे बता देगा। ये देखिए 4। अगर मैं चेंज करता हूं, इसको मैं 35 करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 30 लिख देता हूं तो क्या ये काउंट करेगा? अगर मैं यहां पर 30 लिख देता हूं तो ये काम करेगा, मुझे बताएं। जल्दी से बताएं, क्या ये काम मेरे पास आंसर अपडेट होगा?
जी सब बताएं जल्दी से। नहीं होगा। यहां पर अगर मैं 30 लिख देता हूं तो ये देखें 30 को काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं काउंट करेगा? क्योंकि यहां पर जो हमने कंडीशन उसको दी हुई थी वो हमने दी है ग्रेटर देन, 30 से ग्रेटर देन। अब मैं चाहता हूं कि 30 को भी वो काउंट करे। क्या करे? वो 30 वाले नंबर को भी काउंट करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने फंक्शन में क्या चीज को एडिट करूं कि मुझे वो 30 वाले को भी वो काउंट करके दे? जी बताएं मुझे, यहां पर मैं क्या काम करूं ऐसा? तो ऐसा मैं क्या काम करूं यहां पर? अच्छा, बिल्कुल सही। कुछ स्टूडेंट ने हमें सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। यहां पर हम दो तरह से काम कर सकते हैं। अब मेन आपको काम का पता होना चाहिए कि काम आपने क्या करना है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एक तो काम ये कर सकते हैं, यहां पर हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन क्या करेगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, अगर 30 के इक्वल या 30 से अबव होगा उसको काउंट करेगा। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं? हम 30 की जगह क्या कर दें? 29 लिख दें और कोई इक्वल का साइन ना लगाइए। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया? इसके ऊपर क्या कर दिया? 30 को मैंने क्या कर दिया? 29। तो मेरे पास क्या आ गया? 7 आ गया। देखिए ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मैं इसको क्या कर देता हूँ? कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये 30 आ रहा है और मैंने ग्रेटर देन के साथ क्या किया? इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो देन तब भी मेरे पास क्या? सेम आंसर आया। अच्छा एरो नहीं बनेगा, ठीक है, एरो नहीं बनेगा। इस तरह से आपके पास आएगा। अगर आप पहले लगाओगे ना तो वो आपको इशू करेगा। ठीक है, वो आपको क्या करेगा? इशू करेगा। तो इक्वल का साइन हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, इक्वल का साइन आपके पास बाद में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या काम करना है आपको। ठीक है, क्या काम करना है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा काउंट इफ रेंज दी मैंने, कॉमा, और यहां पर मैंने कहा इन्वर्टर कॉमा, मैंने यहां पर लिख दिया 30। तो मेरे पास क्या क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? नो वॉइस, मेरे पास तो वॉइस आ रही है। क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? जी
एरर क्यों देगा? ये क्या करेगा, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते, अगर आप कोई साइन नहीं लगाते तो वो इक्वलिटी को चेक करेगा। अगर आप कोई साइन नहीं लगाते, कोई ऑपरेटर नहीं लगाते, तो वो इक्वलिटी को चेक करेगा। वो यहाँ पर ये समझेगा कि जो ये काम करना चाह रहा है, ये मालूम जो करना चाह रहा है, ये 30 वाले नंबर को मालूम करना चाह रहा है, तो वो इस रेंज में देखेगा 30 वाले कितने नंबर वो हमें बता देगा। ठीक है, ये देखें 1, ठीक है 2, और हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये सीन है। तो ये सब चीजें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग। काउंट इफ का हमने फंक्शन देख लिया। इसी तरह से हमारे पास होता है नॉट इक्वल का। मैंने कहा काउंट इफ, मैंने यहां पर रेंज दी इसको, ठीक है, कॉमा, मैंने कहा नॉट इक्वल 30। तो ये क्या काम करेगा, मैंने इसको कहा नॉट इक्वल का, इसको मैंने जो ऑपरेटर यूज किया वो मैंने यूज किया नॉट इक्वल का। तो ये क्या काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा, बिल्कुल फीजा ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। 30 के अलावा वो सबको क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, 30 वाले नंबर को काउंट नहीं करेगा, बाकी तमाम नंबर्स को काउंट करेगा। 30 वाले नंबर को काउंट नहीं किया। तो यहां पर अगर हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये आपके साथ आ गया 15। 13 वाले सेल को इसने काउंट नहीं किया। तो ये हमारे पास ऑपरेटर जो आपको बताए थे, तो इन्हीं की मदद से हम सारा काम कर रहे होते हैं। अगर आपको ये आपको ऑपरेटर के बारे में पता चल जाए जो हमारे पास एक्सेल के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है काउंट इफ का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट ए का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या काम करता है, सम का फंक्शन क्या काम करता है, वो आपको मालूम है। ठीक है, अब जब आपको काम दिया जाएगा तो आपने खुद डिसाइड करना होगा, खुद सोचना होगा कि इस काम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। ठीक है, इस काम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। तो हमने सम का फंक्शन देखा, हमने कांस्टेंट वैल्यू देखी, सेल एड्रेस देखा, इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो हमने इन चीज़ों को समझा। देन उसके बाद हमने सम का फंक्शन देखा, फंक्शन का नेम, फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स हमने दिए, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर काउंट का फंक्शन देखा, फिर काउंट ए का देखा, काउंट ब्लैंक का देखा और काउंट इफ का देखा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कुछ फॉर्मेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, कुछ फॉर्मेटिंग्स के ऊपर, जैसा कि फॉर्मेटिंग अगर हम बात करें तो वही तमाम फॉर्मेटिंग है जो हमने वर्ड के अंदर देखी है। कुछ चीज़ें चेंज है, जो चीज़ें चेंज है उसको हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर, तो क्लिपबोर्ड का ग्रुप हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर बिल्कुल सेम है जो हमने वर्ड के अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या होम के टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप बिल्कुल सेम आ रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर जो आपको बताया था बिल्कुल वही तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है फ़ॉन्ट के ग्रुप। फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर भी वही तमाम, अगर आपने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी, जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ नंबर, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है आपने फैमिली, तो आप उसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखें
साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप यहाँ से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और देन इसके अलावा यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड आपने देखा था, इटैलिक देखा था, अंडरलाइन आपने देखा था। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन है, वर्ड के अंदर आपने देखा था कि आपके पास मल्टीपल अंडरलाइंस थी। ठीक है, आप अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बट एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर जो आपके पास अंडरलाइन आ रही होगी वो सिंगल आपके पास अंडरलाइन आ रही होगी, या तो आपके पास डबल अंडरलाइन आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉर्डर्स। बॉर्डर लाइक दिस, वैसे ही जिस तरह से हमने टेबल के अंदर देखा था। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, कोई लाइंस बनी हुई नजर नहीं आ रही। तो अगर आपको लाइन शो करवानी है, ठीक है, अगर आपको लाइन शो करवानी है, जैसे कि अगर मैं ऊपर ये मेरे पास आ रहा था, तो यहाँ पर कोई भी अगर आप देखें तो कोई आपके पास लाइंस बनी हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर तो आ रही हैं, तो यहाँ पर इसलिए आ रही हैं, ये व्यू ग्रिड लाइंस है। ठीक है, व्यू ग्रिड लाइंस है, तो आप यहाँ से इसको खत्म भी कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से आपको हमने वर्ड के अंदर टेबल का बताया था, टेबल के अंदर हमारे पास क्या, ये तमाम चीज़ें क्या आ रही हैं आपके पास, ये बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आप इसके बॉर्डर को नो बॉर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें आपने देखी थी, व्यू ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्सेल के अंदर भी आपके साथ है। अगर आपको बॉर्डर चाहिए, जितने सेल्स के ऊपर आपको बॉर्डर चाहिए, आप उनको सिलेक्ट करें। ठीक है, आप उनको सिलेक्ट करें और बॉर्डर पे जाके आप क्या करें, ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपके पास ऑल साइड पे बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, मैंने इसको बॉर्डर हटा दिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉटम बॉर्डर। तो मैं अगर बॉटम बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, नीचे बॉर्डर आएगा आपका। ये देखिए, नीचे आपका बॉर्डर आया। ठीक है, अगर मैं टॉप करूंगा तो टॉप पे आएगा, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था वर्ड के अंदर कि हम किस तरह से अपने सेल के अंदर कलर कर सकते हैं, वो आपको बताया था, शेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही है, तो वर्ड एक्सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है फिल कलर। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेल टू मेक देम स्टैंड आउट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कलर, अगर आपने किसी सेल को कलर करना है, आप उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपने करना है वो आप कलर कर सकते हैं। ये देखें, जो भी आपने कलर करना है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप यहां से इसके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने फॉन्ट का कलर रखना है वो आप फॉन्ट का कलर रख सकते हैं। ये देखें, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज कर दिए। देखें, उसके बाद आपके पास आ जाता है अलाइनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, अलाइनमेंट्स आपके पास आ जाती है। ठीक है, वर्ड के अंदर आपने 3 तरह की अलाइनमेंट देखी थी। अगर हम टेबल के अंदर चले जाएं तो वहां पे हमने 9 टाइप्स की देखी थी, बट यहाँ पर एक्सेल में आपके पास आती हैं 6 टाइप की अलाइनमेंट्स। ठीक है, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्सेल लिखा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस सेल को थोड़ा सा इसके साइज की, इस कॉलम की विड्थ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। आपके ऊपर है, आपने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। आप यहाँ से किसी भी कॉलम के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये इसकी मैं हाइट को भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो कहाँ पर लिखी गई है, लेफ्ट बॉटम के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, आप इसको टॉप करना चाहें टॉप कर सकते हैं, सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर में लेके आना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास रोटेशन आती है कि आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, डायगोनल कर सकते हैं, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को रोटेट भी
कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी इंक्रीज इंडेंट आपने देखा था, डिक्रीज इंडेंट आपने देखा था, ये तमाम वही चीजें जो आपको बताएंगी थी, ठीक है। ये वही तमाम चीजें जो आपको बताएंगी थी। तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आपको एक असाइनमेंट पिक्चर सेंड कर दी जाएगी जो आपको बनानी होगी, ठीक है। आपको पिक्चर एक सेंड की जाएगी जो आपको बनानी होगी, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज, निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।